नमस्कार दोस्तों, मैं सविता राठी आपका अपने चैनल केएमएस रिसर्च एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि मेरा चैनल नया है और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में जो इंटरनल वैलिडिटी थ्रेट्स होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज इंटरनल वैलिडिटी? इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? इंटरनल वैलिडिटी refers to the degree to which a study accurately measures the cause and effect relationship between variables. हम इंटरनल डिग्री को एक डिग्री इंटरनल वैलिडिटी को एक डिग्री मान लें। किस चीज की डिग्री? इन द सेंस नॉट किसी कोर्स की डिग्री। डिग्री इज 0 डिग्री सेल्सियस, वो जो न्यूमेरिकल वाली डिग्री जो होती है वो वाली डिग्री, राइट? तो इंटरनल वैलिडिटी is a degree in which we accurately measure the cause and effect relationship between variables. हमारी experimental research में दो या दो से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं और उन वेरिएबल्स के बीच में जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है उसको हम कितना एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, उसको हम उसकी जो मेजरमेंट है, उसकी मेजरमेंट की जो डिग्री है या न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिवली जो नंबर आया है वो हमारी इंटरनल वैलिडिटी होती है। होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देयर आर सेवरल पोटेंशियल थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कुछ थ्रेट्स होते हैं इंटरनल वैलिडिटी को, मीन्स द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जो हमारे एक्सपेरिमेंट की या हमारे इंटरवेंशन की एक्यूरेसी को जो थ्रेट्स होते हैं वो इंटरनल वैलिडिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। Here are some common threats are number one is history. History is some kind of events or circumstances occurring during the study that are unrelated to the treatment but could influence the outcome. Means हमारी हिस्ट्री यानी कि आपका पास्ट जो है, जब आप रिसर्च करते हैं तो जो हिस्टोरिकल रिसर्चेस करते हैं या हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन लेते हैं अपने स्टडी में, तो वो क्या करते हैं कि वो पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हैं जिस पे वो रिसर्च करना चाहते हैं। तो हिस्ट्री इफेक्ट कैसे करता है आपकी इंटरनल वैलिडिटी को, आपकी एक्यूरेसी को, कि हिस्ट्री में पास्ट में कुछ हो गया, राइट? और वो आपके ट्रीटमेंट का जो आउटकम आएगा उससे कहीं ना कहीं अनरिलेटेड है। मींस कि आप जिस आपका जो सैंपल है, आप जिनसे जो पास्ट में उस टाइम पे प्रेजेंट थे जब वो इवेंट हुआ, आप उनसे बात करने गए तो हो सकता है कि उन्होंने भी किसी से सुना हो, राइट? वो वहां पे सेल्फ प्रेजेंट ना हो, मतलब उन्होंने खुद से ना देखा हो, उन्होंने किसी से सुना हो अपने बड़े बुजुर्ग से, एंड देन दे आर कन्वेइंग टू यू। तो हिस्ट्री, जब हम हिस्टोरिकल रिसर्चेस करते हैं तो उसमें हमारी इंटरनल वैलिडिटी पे ये इफेक्ट रहता है कि जो हमारा ट्रीटमेंट का, इंटरवेंशन का जो आउटकम आएगा वो हमारे कहीं ना कहीं इंटरनल वैलिडिटी को इफेक्ट कर सकता है, राइट? हमारी उससे हमारी जो एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी होगी वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, ठीक है? For example, changes in the participants' environment or personal experiences during the study. एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि अगर जो आपका सैंपल है, आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका इन्वायरमेंट चेंज हो गया हो, मीन्स वो पहले जहाँ पे वो इवेंट हुआ था वहां पे रह रहे हैं लेकिन अभी उन्होंने अपना उस इवेंट की वजह से अपनी जगह चेंज कर ली हो, स्टेट चेंज कर लिया हो, तो इफेक्ट तो आएगा ही ना उस चीज का। अगर आप पहले जिस इन्वायरमेंट में रह रहे थे और आप फिर दूसरी जगह जाके कहीं बस जाते हैं तो फिर आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे वो भी डिफरेंट हो जाएंगे, राइट? सेकेंड है मैचुरेशन। Natural changes or developments that occurs within participants over time which could affect the outcome. Maturation, जो maturity हम कहते हैं ना कि maturity आ गई,
एक एज के बाद। तो ये वही वाला मैच्योरेशन है जब पार्टिसिपेंट्स में ओवर द टाइम नेचुरल चेंजेस हो, कॉग्निटिव चेंजेस हो जाए, डेवलपमेंटल उनकी मतलब सोच उनकी ब्रॉडर हो जाए, या फिर वो मैच्योर हो जाए किसी एक टॉपिक किसी के बारे में बात करने के लिए, तो ये भी आपकी जो एक्सपेरिमेंट है उसके आउटकम को अफेक्ट करेगा, राइट? This is a particularly relevant in long-term studies involving human development और physiological changes। तो जो ये वाला जो maturation जो हमारे threat है internal validity का, ये particularly जो हमारी long term studies होती है उन studies में इफेक्ट डालता है, बिकॉज क्योंकि हम जो लॉन्ग टर्म स्टडी कर रहे हैं तो हमने 2 साल पहले कोई पार्टिसिपेंट लिया है तो वो उस टाइम पे माइनर था, लेकिन अब वो मेजर एज में जा चुका है, मींस पहले वो 18 साल से कम का था, अब वो 18 साल से ज्यादा का है, तो ऑब्वियसली मेच्योरिटी तो आएगी उसमें, उसके एक्सपीरियंसेस भी चेंज हुए होंगे, उसका थिंकिंग स्टाइल भी चेंज हुआ होगा, तो वो सारी चीजें आपके इंटरवेंशन पर इफेक्ट डालती हैं, एंड दैट इज ऑल्सो be a threat to your internal validity. Third ही testing, the effect of taking a pretest on participants' subsequent performance in the study. Testing the effect of taking pretest. हम intervention या फिर जो cause and effect relationship होती है उसमें हम pretest post test लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्च डिजाइन होता है ये pretest post test रिसर्च डिजाइन या फिर post test रिसर्च डिजाइन। तो आपने प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट बनाए हैं, और आपने जो प्री टेस्ट में अपना कंटेंट रखा है वही सेम आपने पोस्ट टेस्ट में रखा है। तो कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जिनकी मेमोरी बहुत शार्प होगी, और जब आपने प्री टेस्ट लिया था उनसे पार्टिसिपेंट्स का, तो उन लोगों को याद रह गया वो, और उन्होंने सेम परफॉर्मेंस अपनी पोस्ट टेस्ट में दे दी, राइट? तो कोई इफेक्ट तो नहीं पता चला ना अपने जो अपने प्री टेस्ट या जो अभी आप इंटरवेंशन दे रहे हैं उसका, क्योंकि वो बच्चों ने वो चीजें उनके मेमोरी की वजह से उनको याद है या उन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है, तो उनके प्री टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आ गए। देन आपने 1-2 मंथ के बाद या फिर एक टाइम स्पेसिफिक टाइम के बाद आपने उनका पोस्ट टेस्ट लिया जो कि सेम एज प्री टेस्ट था, तो फिर उनके पोस्ट टेस्ट में सेम मार्क्स आ गए, तो आपको कोई इफेक्ट तो पता नहीं चला। तो इसीलिए टेस्टिंग जो होती है वो भी अपने आप में एक थ्रेट है इंटरनल वैलिडिटी के लिए, राइट? इसलिए हमें हमेशा अपने प्री टेस्ट का जो कंटेंट है उससे थोड़ा डिफरेंट रखना चाहिए पोस्ट टेस्ट का कंटेंट, राइट? सारा डिफरेंट नहीं करिए, आप उसमें कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट कर सकते हैं या फिर घुमा के लिख सकते हैं, मीन्स बच्चों को सोचना पड़ जाए, ठीक है, डायरेक्टली आंसर ना कर पाए। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन, चेंजेस इन द इंस्ट्रूमेंट टूल्स और प्रोसीजर यूज्ड टू असेस वेरिएबल्स ड्यूरिंग द स्टडी लीडिंग टू इनकंसिस्टेंसी और बायस्ड इन डेटा कलेक्शन। जब हम इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं, मींस हम जो टूल यूज कर रहे हैं या फिर हम जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज कर रहे हैं असेसमेंट के लिए अपने वेरिएबल्स को, तो वो उसमें बायसनेस या फिर इनकंसिस्टेंसी अगर होती है डेटा कलेक्शन में, तो वो भी आपकी इंटरनल वैलिडिटी के लिए एक थ्रेट होता है। दिस कुड बी ड्यू टू ह्यूमन एरर, इक्विपमेंट माल फंक्शन और चेंजेस इन द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। ये आपकी गलती भी, मींस रिसर्चर की गलती से भी हो सकता है, ये आपका जो आपने टूल यूज किया है उसमें कोई माल फंक्शन हो सकती है, और आपका जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो चेंज हो गया हो, मीन्स जैसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं ह्यूमैनिटीज में, तो वो कोई टेस्ट अगर 1998 का है, उस टाइम स्टैंडर्डाइज हुआ था, और उसको हम अभी 2023 में यूज करें, तो हो सकता है कि वो वैलिड ना हो, बिकॉज उस टाइम की सिचुएशन, उस टाइम के एक्सपीरियंसेस, उस टाइम के पार्टिसिपेंट्स की नॉलेज वो सब डिफरेंट थी, और आजकल काफी चीजें अपडेट हो चुकी हैं तब से, तो इसलिए चेंजेस इन द measurement instrument itself also a threat to the internal validity. Next है selection bias, non-random assignment of participants to different groups leading to unequal distribution of participant characteristics between groups. जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं और उसमें हम अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं या फिर हम उनको असाइनमेंट देते हैं पार्टिसिपेंट्स को, वो नॉन रैंडम नहीं होना चाहिए, मीन्स वो रैंडम होना चाहिए, राइट? रैंडमली सेलेक्टेड हमारे पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, और हम जो उनको असाइनमेंट दे रहे हैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, वो भी रैंडमली हमको उनको असाइन करना चाहिए, ठीक है?
क्योंकि जब अगर हम सिलेक्शन बायस्ड हो जाएंगे, मीन्स हमने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, आपका डेटा नॉर्मल ही नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो होंगी। और जो अगर हमारे रिसर्च डिजाइन में ही कुछ मिस्टेक हैं, तो वो हमारी इंटरनल वैलिडिटी के लिए एक थ्रेट होगा, क्योंकि इंटरनल वैलिडिटी इज रेफर्स टू द एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स आउटकम्स, राइट। ट्रुथ इन द स्टडी, हमारी जो इंटरनल वैलिडिटी होती है, दैट मीन्स इन अ लेमन लैंग्वेज, ट्रुथ इन द स्टडी, हमारी जो स्टडी है उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कितनी एक्यूरेसी है, वही इंटरनल वैलिडिटी होती है। तो अगर आपका डेटा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, या आपने रेंडमली सेलेक्ट नहीं किया है पार्टिसिपेंट को, या असाइन नहीं किया है रेंडमली, ऑब्वियसली वो आपकी एक्सपेरिमेंट के लिए या आपकी इंटरनल वैलिडिटी के लिए थ्रेट होगा। This can undermine the ability to attribute observed differences to the treatment and confound the result. और ये आपके रिजल्ट को या आपके ट्रीटमेंट में जो डिफरेंसेस है उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। मीन्स आपने अनइक्वली ले लिया, मीन्स आपने एक फॉर एग्जांपल एक स्कूल में आपने सेम सेक्शन ले लिए, ए और बी सेम क्लास के, और आपने उनमें से 5 बच्चे इधर से ले लिए, 5 इधर से ले लिए, या फिर आपने उनका कोई पहले टेस्ट नहीं लगाया, उनका आईक्यू टेस्ट नहीं लिया कि आईक्यू कितनी है। हो सकता है कि ए सेक्शन में ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हों और बी सेक्शन में उतने इंटेलिजेंट ना हो, तो ये आपके फिर एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स जो आएंगे उस पे इफेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट है एट्रिशन। पार्टिसिपेंट drop out or lost to follow up during the study, which can introduce bias if the dropout is related to the treatment or outcome being measured. एट्रिशन का मतलब होता है कि अगर आपके एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई पार्टिसिपेंट जो है वो छोड़ के चला जाता है, आपकी स्टडी को के एंड तक नहीं रहता, मींस इंटरवेंशन तक नहीं रहता। ठीक है, आपने सैंपल लिया था 30 का, हो सकता है उसमें से कुछ लोगों को वो चीजें समझ ना आई हो तो उन्होंने छोड़ दिया हो एक्सपेरिमेंट को बीच में, और आपके 30 में से फिर वहां पे 20 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स बच गए, तो ये आपकी स्टडी के आउटकम को इफेक्ट करेगा एंड ऑल्सो इफेक्ट योर इंटरनल वैलिडिटी, राइट। High attrition rates can reduce the sample size and affect the representativeness of the remaining participants. जो अगर हाई एट्रिशन रेट है, मींस हाई नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स हैं, ज्यादा पार्टिसिपेंट छोड़ के चले गए हैं, तो फिर वो आपकी इंटरवेंशन को हाईली इफेक्ट करेगा और आपकी इंटरनल वैलिडिटी के लिए बिगेस्ट थ्रेट होगा। ओके, आगे चलते हैं। 7th is regression to the mean. Extreme scores on a pretest are likely to move closer to the average on a subsequent test, regardless of any treatment effect. हमने कोई प्रीटेस्ट लिया और उसमें एक्सट्रीम स्कोर्स आ गए, ठीक है। एक्सट्रीम स्कोर्स मींस कि आपका ये एक नंबर लाइन है, 0, इधर माइनस, इधर प्लस, यहाँ पे आपका एक्सट्रीम स्कोर एक तो ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया एक्सट्रीम स्कोर माइनस में। तो यहाँ पे आपके कुछ बच्चों के बहुत ही ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं आउट, मतलब 20 का आपका प्री टेस्ट था तो उनके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो ये आउटलायर्स होते हैं। अगर इधर बहुत ही लो स्कोर्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो आपके मीन है उस पे इफेक्ट डालेंगे, और अगर मीन पे इफेक्ट आता है तो आपकी इंटरनल वैलिडिटी यानी कि आपकी जो एक्सपेरिमेंटल की एक्यूरेसी है वो भी अफेक्टेड होगी। तो आउटलायर्स जो होते हैं हमारे रिसर्च में, उनको छोड़ देना चाहिए। दिस कैन लीड टू एन आर्टिफिशियल अपीयरेंस ऑफ द ट्रीटमेंट्स इफेक्टिवनेस, मीन्स ये आर्टिफिशियल अपीयरेंस यानी कि वो बनावटी दिखेगा, क्योंकि 20 आउट ऑफ 20 यानी कि नो इफेक्ट, यानी कि वो बच्चे को पहले से सब कुछ आता था, आपके एक्सपेरिमेंट का उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं आया, ठीक है। 8 है डिफ्यूजन ऑफ ट्रीटमेंट। पार्टिसिपेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स कम्युनिकेटिंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रीटमेंट लीडिंग टू कंटेमिनेशन और डिफ्यूजन ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट्स अक्रॉस ग्रुप। आपने एक स्कूल के एक क्लास के 2 सेक्शन लिए हैं आपका प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में, ठीक है, ये बी है, और इस क्लास के जो बच्चे हैं इस क्लास के साथ
कम्युनिकेशन करते हैं, करेंगे क्योंकि सेम स्कूल के हैं, सेम क्लास के हैं, तो इंटरवल में या फिर आसपास घर में रहते हैं अगर सोसाइटी में, तो वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। और अगर वो कम्युनिकेट करेंगे मीन्स दे विल डिस्कस योर प्री टेस्ट, मीन्स आपका इंटरवेंशन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, ये अज्यूम किया जाता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, तो अगर वो उनको पता होगा कि इन बच्चों को प्री टेस्ट में ये क्वेश्चन आए थे, तो इनको पता होगा अगर बी वालों को कि एक प्री टेस्ट में ये क्वेश्चन आए थे, तो ऑब्वियसली वो उनको सबको पहले से रेडी करके लाएंगे और फिर इफेक्ट ही नहीं होगा, राइट। तो ये भी हमारी इंटरनल वैलिडिटी के लिए एक बिगेस्ट थ्रेट है। 9th है एक्सपेरिमेंटल बायसेस। एक्सपेरिमेंटल बायस मतलब जो रिसर्चर है वो ही बायस है। जनरली ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या होता है कि कोई भी टीचर क्लास में जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है या फिर मोस्ट डिसिप्लिन बच्चा होता है, थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, केयरफुल होता है। ठीक है, तो जब आप रिसर्चर इंटरवेंशन देने के लिए जाता है तो उसको बायस नहीं होना चाहिए। वहां पे आप क्लास में टीचिंग के टाइम पे कुछ भी करो, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट के टाइम पे बायस नहीं होना है। उससे क्या होगा, और ये जरूरी नहीं है कि इंटेंशनली हो, नहीं, इंटेंशनली नहीं होता है, कितनी बार अनइंटेंशनली भी हो जाता है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटर को अपनी एक्सपेक्टेशन या अपना बिहेवियर, मीन्स हमने कोई टूल बनाया है और उस टूल को हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो सैंपल है 7th क्लास पे हमें अप्लाई करना है इस टूल को, तो 7th क्लास के सारे बच्चे इस टूल को जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, एक्सपेरिमेंटल को कभी भी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, अपना कोई भी ऐसा बिहेवियर शो नहीं करना चाहिए जिससे बायस्ड होना पड़े, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। ठीक है, बिकॉज दिस विल अफेक्ट द आउटकम ऑफ द स्टडी एंड ऑल्सो विल बी अ थ्रेट टू योर इंटरनल वैलिडिटी, राइट। Next, this can affect participants responsible or introduce systematic errors in data collection और analysis। तो ये आपका analysis, data collection, इन दोनों को भी affect करेगा, right? और आपके participants के response को भी कर सकता है। Next है demand characteristics, cues or expectation within the study that unintentionally guide participants to respond in a particular, ये 9th वाले का ही पार्ट है एक तरीके से। एक्सपेक्टेशन क्यूज मीन्स अगर कोई रिसर्चर जो है वो बायस्ड बिहेवियर शो कर रहा है एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो मतलब अनइंटेंशनली, ठीक है, तो वो जो अपने पार्टिसिपेंट को गाइड कर सकता है। अगर वो क्यों दे रहा है या कोई एक्सपेक्टेशन दे रहा है, बोल रहा है कि मैं मतलब मैंने तो ये सोचा था यहाँ आने से पहले कि ये क्वेश्चन सारे बच्चे सॉल्व कर लोगे, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, आपने ये पढ़ा होगा, तो वो चीजें नहीं करनी है, गाइड नहीं करना है अपने पार्टिसिपेंट को, उनकी क्योंकि उनके रिस्पॉन्स जो उनके रिस्पॉन्सेस होंगे वो अफेक्ट हो जाएंगे उस चीज से। ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा और फिर प्रेशर आने की वजह से वो जो करेक्ट रिस्पॉन्सेस हैं वो नहीं करेंगे, वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेंगे, राइट। पार्टिसिपेंट में ऑल्टर देयर बिहेवियर टू कंफर्म द परसीव्ड एक्सपेक्टेशन, जो मैंने अभी कहा कि एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग फिर वो बिहेव करेंगे, रिस्पॉन्सेस देंगे, वो ट्रू रिस्पॉन्सेस नहीं होंगे। ओके, Conclusion, it is crucial for researcher to identify and address these threats to internal validity to ensure the accuracy and reliability of their experimental findings. Means researcher के लिए बहुत crucial पॉइंट या स्टेप कह सकते हो होता है टू आइडेंटिफाई, ये जो थ्रेट्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना, देन इनको एड्रेस करना, देन इनके लिए मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बनाना। ठीक है, क्योंकि हमारी रिसर्च में जो मेन चीजें होती हैं वो एक्यूरेसी ही होती है, रिलायबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है। ओके, ये तीनों चीज होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी रिसर्च डिजाइन या आपके एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं होगा तो ये रिसर्च डिजाइन नहीं है। अगर वो रिलायबल नहीं है तो भी इसका कोई फायदा नहीं, अगर वो वैलिड ही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। ओके, तो होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एंड सपोर्ट माय चैनल। मिलते हैं